गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर पुनः आप लोगों के अपने चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे मित्रों कि हम लोग इस समय लगातार हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं और उसके दरमियान हम लोगों ने अब तक के 4 क्लासेस पढ़ लिए हैं। आज 5वीं क्लास है आप लोगों की। 4 क्लासों के दरमियान हम लोगों ने क्या पढ़ा, पूरा का पूरा एशियंट हिस्ट्री का एक फेज जिसको हम लोग बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, उसको पूरा पढ़ डाला। प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने स्टोन एज को पढ़ डाला, कॉपर एज को पढ़ डाला। ठीक, अब हम लोग एशियंट हिस्ट्री का ही दूसरा पार्ट जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने चलते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी आद्य ऐतिहासिक काल के समय में क्या हुआ है कि हम लोगों ने देखा था कि कॉपर में सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वो क्या थी, तांबा थी। फिर उसके बाद तांबे में टीन को मिलाकर कांस्य बनाया गया था, ब्रॉन्ज बनाया गया था। तो जो ब्रॉन्ज बनाया गया था तो वहीं से हम लोगों का एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन था जिसने ब्रॉन्ज बनाया था यानी कांस्य बनाया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जिसके बारे में हम लोगों को अब पढ़ना है। तो देखिए, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होती है यानी आद्य ऐतिहासिक काल होता है, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इज डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। ठीक, एक होता है हम लोगों का क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, और जो हम लोगों का दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं वैदिक पीरियड या वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता। ओके, जो ये होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका टाइम ड्यूरिंग जो होता है 2500 से 1750 BC होता है। ठीक, और इसका टाइम ड्यूरिंग जो होता है 1500 BC से 600 BC तक होता है। ठीक, तो आइए हम लोग अपना पहला यानी फर्स्ट पढ़ते हैं सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भारत की नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। एक पॉइंट ये होता है, आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप की सब पहली नगरीय सभ्यता यानी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन होता है यानी पहली नगरीय सभ्यता होती है। ठीक, साथ ही साथ ये भारत की भी क्या होती है, भारत की भी पहली नगरीय सभ्यता होती है। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, हालांकि हम लोग इसको बड़े डीप में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कैसे इसके बारे में लोगों को पता चला, क्या हुआ, इसके पीछे क्या घटनाएं थी, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए 1929 में यानी 1981 में इस सभ्यता की जानकारी मिली थी। यानी क्या मिली थी, जानकारी। यानी इस सभ्यता को हम लोगों ने कब जाना, 1921 में, जब दयाराम साहनी द्वारा इसकी हमको क्या दी गई, जानकारी दी गई। ठीक, यानी इससे पहले हम लोगों को ये नहीं पता था कि भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता या भारत की सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये हमको नहीं पता था। यानी इससे पहले यानी हम लोग यानी बिफोर यानी पहले, इससे पहले हम लोग क्या सोचते थे कि जो ये वैदिक पीरियड है ना, इसी को हम लोग भारत की प्रथम सभ्यता समझा करते थे। भारत की प्रथम सभ्यता इसी को हम लोग समझा करते थे। भाई 1921 में पता चला, तब हमको पता चला नहीं, इससे पहले हम लोग भारत की प्रथम सभ्यता वैदिक सभ्यता ही समझते थे। और वैदिक सभ्यता में हम लोग आर्यंस को पढ़ते हैं यानी आर्यों को, और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ये आप लोगों को पता भी है। ठीक, यानी हम लोग इससे पहले
जब हमको ये नहीं पता था तो हम लोग इसको भारत की प्रथम सभ्यता समझते थे, लेकिन जब हमको ये पता चला दयाराम साहनी के द्वारा कि भाई इस सभ्यता से पहले भी यहाँ पर एक सभ्यता थी जो खत्म हो चुकी है, और वो सभ्यता कौन थी, तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इसके कई नामकरण हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसको कपासी सभ्यता कहा जाता है, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो चाहें तो हम इसको पॉइंट वाइज करवा के लिखवा सकते हैं, लिखवाएंगे भी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस चीज़ को मैं जानकारी के रूप में दूँ, क्यों ये नाम पड़ा, क्यों ये नाम पड़ा, इस सब चीज़ों को मैं जानते हुए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे का ये कैसे आया। तो 18वीं शताब्दी की बात है। कब की बात है? 18वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की बात है कि 1780 एडी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था टीलो पैंथर। क्या नाम था? टीलो पैंथर। इन टीलो पैंथर को इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, अवशेष, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको नज़रअंदाज कर दिया। क्या किया? नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आगे चल के 18वीं शताब्दी के ही समय में एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। इन्होंने 1826 में चार्ल्स मेसन को भी इस सभ्यता के क्या मिले? अवशेष मिले, अवशेष मिले, लेकिन इन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो फिर ऐसी क्या घटना घटी कि भाई इस चीज़ को देखा गया। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का भी, तो भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय हुए हैं। तो भारत का एक गवर्नर था, गवर्नर जनरल, ठीक, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी जो भारत का गवर्नर था, ठीक, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही क्या किया था, ये गवर्नर जनरल था, जी था। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, 16 अप्रैल सन 1853 में भारत की सबसे पहली ट्रेन चलवाई, यानी फर्स्ट ट्रेन चली भारत की, फर्स्ट ट्रेन ना, फर्स्ट ट्रेन चली। अच्छा, कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे चली थी। ओके, इधर आइए, थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। मुंबई टू ठाणे चली थी। ये जब चली थी तो इसका नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी। और ये सवारी वाली ट्रेन नहीं थी, ये पैसेंजर ट्रेन थी। क्या थी? पैसेंजर ट्रेन, सॉरी, सवारी वाली ट्रेन थी, पैसेंजर मतलब सवारी, ठीक। तो कहने का सेंस ये आता है कि लॉर्ड डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल हुए, उन्होंने 16 अप्रैल सन 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलवाई जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, और जो चली थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन थी ये। अच्छा, जब ये चली तो भाई ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक की आवश्यकता होगी, ट्रैक पर चलेगी। तो जो ट्रैक हुआ उस ट्रैक की जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर थी। हाँ, अब यहाँ पे आई है, इसी ट्रैक के निर्माण के लिए भाई लोग ज़मीन को खोदेंगे ना, खोदेंगे कि नहीं खोदेंगे? तो जब ज़मीन को खोदने लगे, लैंड पर क्या करने लगे, वो सब कंस्ट्रक्शन करने के लिए उसको ज़मीन को खोदने लगे, तो ज़मीन खोदने के दरमियान ज़मीन के अंदर से उनको कुछ चीज़ें अवशेष के रूप में मिलने लगी, ऐसा होने लगा। तो जब ऐसा होने लगा, जब ऐसा होने लगा तो उसको बताने के लिए मुझे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताना है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक, यहीं पे। तो ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो पैसेंजर ट्रेन जब चली, जब ट्रैक के निर्माण के लिए खुदाई होने लगा, लोगों को जब अवशेष मिला, तो 1856 में ही एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम।
और ये पहला व्यक्ति था, पहला व्यक्ति जिसने इसके अवशेषों को इकट्ठा कर कर इस पर शोध किया। ठीक, लेकिन सरकार के द्वारा इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये अवशेष को इकट्ठा करके जब रिसर्च कर रहा था, शोध कर रहा था, तो उस समय गवर्नर जनरल बदला। तो कौन आ गया गवर्नर जनरल? 1856 में ही लॉर्ड डलहौजी चला गया। आ गया उसके स्थान पे कौन? लॉर्ड कैनिंग ना, लॉर्ड कैनिंग आ गया। और लॉर्ड कैनिंग जान जाइए एक अच्छा था गवर्नर जनरल। तो इसने जब लॉर्ड कैनिंग से क्या किया, मदद मांगना चाहा, गवर्नर जनरल है तो सरकार गवर्नमेंट उन्हीं लोगों की, अंग्रेजों की, तो इसने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसने कहा कि जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं ना, उसको आप इकट्ठा करिए और हम लोग कलकत्ता में एक म्यूजियम बनाते हैं और उस म्यूजियम में उस अवशेषों को रखते हैं, उस फासिल्स को रखते हैं, जिसको लोग देखने आएंगे तो उनसे देखने के लिए पैसा लिया जाएगा, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के उद्देश्य से उसने क्या किया, इसने क्या किया कि कलकत्ता में एक म्यूजियम का निर्माण करवाया और इस म्यूजियम में इन सारे के सारे अवशेषों को क्या किया गया, इकट्ठा करके रखा जाने लगा। तो जब अवशेषों को इकट्ठा करके रखा जाने लगा यहाँ पे, तो ये जान जाइए जो कलकत्ता का जो म्यूजियम है, भारत का सबसे पहला म्यूजियम भी ये है और भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भी यही है, यानी फर्स्ट एंड बिगेस्ट म्यूजियम इन ऑफ इंडिया। ठीक, ये है। ओके, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भी सरकार का, गवर्नमेंट का साथ नहीं मिला। अच्छा, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देना पसंद करूंगा आप लोगों को, तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो। मैं इसको हटा रहा हूं। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या होते हैं? इन्हीं को हम लोग भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। अच्छा, भारतीय पुरातत्व का जनक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही व्यक्ति हुआ ना जो इसके अवशेषों को इकट्ठा करके शोध कर रहा था, इसलिए इसको भारतीय पुरातत्व का जनक बोला गया। आपको इससे पहले मैंने बता चुका हूं कि प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक रावस ब्रूस फ्रूट को बोला गया था। कारण क्या था वो भी मैंने बताया था। पलवरम के पास उन्हें हस्तकुलाड़ी प्राप्त की थी। इतिहास का जनक हेरोडोटस को मैंने बताया था। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है, ये सब क्वेश्चन हैं, ये सब पूछता है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लीजिएगा। और यही ये व्यक्ति है अलेक्जेंडर कनिंघम ही, जिसने बिहार में बोधगया में जो बोध वृक्ष है, बोध वृक्ष, उस बोध वृक्ष को उसकी पीढ़ी का चौथी पीढ़ी का वृक्ष बोला, यानी बोध वृक्ष को उसने चौथीवीं पीढ़ी का वृक्ष बोला है। और साथ ही साथ यही अलेक्जेंडर कनिंघम ही वो व्यक्ति था जिसने सासाराम बिहार में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, टॉम्ब है, उसको ताजमहल से भी अधिक सुंदर बताया है। ठीक, इसने क्या बताया है, तो इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा कि सासाराम बिहार में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, उसको ताजमहल से भी सुंदर बताया है। किससे? ताजमहल से भी सुंदर बताया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा। इसका पूछता है कि शेरशाह सूरी के मकबरे को ताजमहल से भी अधिक सुंदर किसने बताया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया है। तो चीज़ ये हो गई होगी आप लोगों की। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक ना। तो ठीक है, इरेज कर दिया मैंने। तो अब ये अलेक्जेंडर कनिंघम भी चले गए 1856 के बाद। समय बीतता गया और एक व्यक्ति आया जिसको हम लोग कहते हैं लॉर्ड कर्जन। ठीक, ये भी आया भारत में वायसराय बन के। ओके, जब लॉर्ड कर्जन भारत आया तो लॉर्ड कर्जन के बारे में जान जाइए। इसको भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है। और साथ ही साथ
ये व्यक्ति तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इस वजह से इसको भारत का सबसे बदनाम वायसराय कहा जाता है। कारण अगर आप लोग जानना कारण क्या है, तो कारण ये है कि इसी ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल विभाजन। तो ये चीज़ जब हम लोग 1905 में आके आएंगे तो ये चीज़ को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन एक पुरातत्वविद भी था, पुरातत्वविद भी था ना। तो उसने जो कोलकाता के म्यूजियम में रखे हुए फॉसिल्स थे, अवशेष थे, उसमें अपनी रुचि दिखाई। और जब उसने अपनी रुचि दिखाई तो इसने एक विभाग का निर्माण किया लॉर्ड कर्जन ने, जिसको हम लोग कहते हैं ASI, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का इसने निर्माण किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और इसका जो फर्स्ट चेयरमैन बना, यानी प्रथम चेयरमैन, प्रथम अध्यक्ष जो बने, प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन जो बने, उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल नाम था। और जॉन मार्शल के ही अध्यक्षता में 2 टीम बनाई गई। क्या बनाई गई? 2 टीम बनाई गई। एक टीम हुई दया राम साहनी की, ठीक, और एक टीम हुई राकल दास बनर्जी की। किसकी हुई? राकल दास बनर्जी की, ठीक। और इन्होंने, जो प्रथम अध्यक्ष थे जॉन मार्शल ने, इन दोनों टीम के लोगों को कहा कि आप लोग जाइए और उस स्थान पर जहाँ पे ये अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका अच्छे से सर्वेक्षण करिए, शोध करिए और देखिए वास्तव में वहाँ है क्या। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, ठीक। और आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 1 मिनट का मैं वक्त दे रहा हूँ, 1 मिनट क्या 30 सेकेंड का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। तो देखिए, जो दयाराम साहनी थे और राकल दास बनर्जी थे, इनको जॉन मार्शल ने कहा कि जाइए आप लोग करिए, ठीक। तो ये दोनों टीम पहुंची और इन्होंने अपना शोध करना स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहली सफलता दयाराम साहनी को मिली। दयाराम साहनी को क्या सबसे पहली सफलता मिली कि इन्होंने 1921 में एक स्थान खोज डाला जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक। और ये जो हड़प्पा था, ये कहाँ था? ये पाकिस्तान के लाहौर के मांड गोमड़ी जिला के पास रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? राकल दास बनर्जी ने को पता चला यार उस टीम ने तो खोज लिया, उसको पहली सफलता मिल गई। तो इन्होंने अपने कार्य में तेजी लाई और इन्होंने आगे चल के 1922 में एक स्थल खोज डाला जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसी को मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं। और इस मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसको मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक। इस पे तो मूवी भी बनी हुई है अपना बॉलीवुड में, जो ऋतिक रोशन है, मोहनजोदड़ो पे मूवी भी बनाई हुई है, आप लोगों ने शायद देखा होगा तो जान रहे होंगे। तो अच्छा, ये कहाँ था मोहनजोदड़ो? तो ये भी पाकिस्तान के ही पास था, पाकिस्तान के
कराची के ना, कराची के पास। और ये कहाँ था, किस नदी के किनारे था ये मोहनजोदड़ो, तो सिंधु नदी के किनारे था। अच्छा, आप लोग जो जियोग्राफी पढ़ते हैं तो नदी तंत्र में आपको पता होता है कि रावी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो अब ये जो दोनों स्थल हुए, एक हुआ आपका क्या, हड़प्पा, और एक क्या हुआ, मोहनजोदड़ो। ठीक, ये दोनों ही स्थल सिंधु नदी के किनारे पाए गए। तो इसलिए इस सभ्यता का, ठीक, टक कहाँ पाए गए, टक टक, दोनों के दोनों कहाँ पाए गए, तो सिंधु नदी के पास पाए गए। इसीलिए इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, ये आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि दोनों जो स्थल प्रारंभ में खोजे गए थे वो दोनों के दोनों ही स्थल सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। राकल दास बनर्जी के बारे में आप लोगों ने जाना और दयाराम साहनी के बारे में जाना। अच्छा, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो शब्द दिया या इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता जो नामकरण हुआ है, इसका नामकरण यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ये वाला नामकरण जॉन मार्शल ने किया है। ठीक, तो अगर पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो ये मत लिख दीजिएगा कि दयाराम साहनी ने या राकल दास बनर्जी ने। भाई, प्रथम अध्यक्ष जो जॉन मार्शल थे, उन्हीं की तो अध्यक्षता में, उन्हीं की तो अनुयायी में ये दो टीम बनी हुई थी, तो मालिक तो दयाराम साहनी थे। तो दयाराम साहनी ने सिंधु नदी के पास और उसकी सहायक नदियों के पास ये अवशेष प्राप्त हो रहे थे, तो उनके द्वारा ही इसका नामकरण किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण करने वाले व्यक्ति जॉन मार्शल हुए। ठीक, इसके बाद इसको किन अन्य नामों से जाना गया, इसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो आप लोग कर लिए होंगे, उसको मैंने रीच किया। देखिए, मैंने एक मैप बनाया हुआ है अपने इंडिया का, तो मैं जानना चाहता हूँ सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, वर्ग किलोमीटर में। ठीक, चलिए हम लोग इस मैप में देखते हैं। तो जो ये हमारी हुई, एक मिनट जस्ट होल्ड डाउन। ठीक, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा जिले में थी, मांडा जिला। और किस नदी के किनारे थी, तो चिनाब नदी। कौन सी नदी था, चिनाब नदी। ये हो गया हम लोग का दक्षिण में ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, उत्तर, एक मिनट, उत्तर ना। अब हम लोग दक्षिण में आते, तो दक्षिण में ये महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। कहाँ, महाराष्ट्र तक, दक्षिण में ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी कहाँ, देवाबाद। महाराष्ट्र में भी कहाँ थी ये, देवाबाद। और किस नदी के किनारे थी, तो गोदावरी नदी। उसके बाद ये उत्तर, दक्षिण, पूरब में, ये पूरब में आलमगीरपुर, जो हमारे यूपी के मेरठ में पड़ता है। यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। और किस नदी के किनारे था, हिंडन नदी। अच्छा, ये देखिए, जो मैंने गोदावरी लिखी है ना, कहीं कहीं गोदावरी के साथ साथ प्रवरा नदी भी मिल जाता है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो गोदावरी नहीं देता कहीं तो प्रवरा नदी दे देता, तो उसको भी मैंने लिखवा दिया। तो ये हो गया आपका कहाँ भैया, ये हो गया पूरब में। और ये पश्चिम में पाकिस्तान, ये पूरब में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर, क्या है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान ना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के
सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी। और नदी कौन सी थी? तो दास्क नदी थी ना। कौन सी नदी थी? दास्क नदी। अच्छा, अब मैं इसको मिला दूं तो हम लोग एक चीज़ पा रहे हैं कि देखिए इसका काट टक 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 टक, ठीक। एक तरीके से ये चतुर्भुज की आकृति में देखिए फैला हुआ था। ये पूरा पूरा ये जो एरिया रिकवर कर रहा है ये पूरा पूरा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। तो साथ ही अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट में लिख रहा हूँ, तो ये जो इसके जब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर खोज होने, रिसर्च होने लगे, शोध होने लगे इसके, तो इसके कई स्थल प्राप्त होने लगे। सबसे ज़्यादा स्थल तो भारत में गुजरात में प्राप्त हुए हैं इसके। तो ये चीज़ देखा गया कि अब ये जो सभ्यता है ये केवल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों तक ही सीमित नहीं है। देखिए गोदावरी तक आ गया, आपका दक्षिण में गोदावरी या प्रवरा नदी तक, आपके पूरब में मेरठ यानी आलमगीरपुर तक। तो इस वजह से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखना ठीक नहीं लोगों को लग रहा था कि भाई इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना सही नहीं है, क्योंकि इसके तो स्थल सिंधु घाटी से भी और दूर तक फैले हुए हैं। तो इसलिए उसका जो दूसरा नामकरण हुआ, इसका जो सेकेंड नेम या दूसरा नामकरण जो हुआ वो हुआ क्या? हड़प्पा सभ्यता। क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता। तो आपको पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इस वजह से, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता हुआ यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ। साथ ही साथ इसके मैं अन्य नामकरण भी लिखवा देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के ही जो लोग थे इन्होंने ही सबसे पहले कपास की खेती की थी। किसकी खेती की थी? कपास की खेती की थी। इस वजह से इसको कपासी सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कपासी सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद इसके जो अवशेष या चीज़ें हुए सिंधु और सरस्वती नदी के पास ज़्यादा प्राप्त हुए, इस वजह से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग क्या क्या नामकरण किए? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कपासी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, और इसको हम लोग सप्त सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सप्त सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये भारत की नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय सभ्यता है। अच्छा, पहली नगरीय सभ्यता इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो नगर नियोजन था काफ़ी अच्छा था। डेरिक सिस्टम यहाँ का नगर नियोजन, नालियों पर उसको ढकने के लिए जो चीज़ें प्रयोग की गई वो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो आज भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए शहरों में तब हो रहा है, लेकिन गांव में आज भी नालियाँ खुली हुई हैं, ठीक। अगर ढके भी जा रहे हैं तो उस पर कच्ची ईंटें डाले जा रहे हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा। लेकिन उस समय सोचिए पक्की नालियों को ढकने के लिए पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। सड़कें जो होती थी वो समकोण पे आके मिला करती थी। तो इन कारणों से इसको इसको पहली नगरीय सभ्यता भी बोली गई थी। तो आई होप सो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने जाना कि इसका क्या क्या नामकरण है, कैसे इसको खोजा गया, कैसे जाना गया, ये चीज़ें हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक्स या इससे रिलेटेड और तथ्यों को पढ़ेंगे। जो स्थान खोजे गए उन स्थानों से क्या चीज़ महत्वपूर्ण प्राप्त हुई है उन चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।